आज किराए के घर में हमारी पहली रात थी। मास्टर बेडरूम में चारपाई डालकर दरवाजे के बीच में ही लेटा हुआ था। मेरे पैर दरवाजे के बाहर ही थे। मेरी पत्नी और बेटा मास्टर बेडरूम में बिस्तर पर सो गए। मम्मी और दादी जी आंगन में ही कूलर लगाकर चारपाई पर सो गए। मैं अपना फोन चला रहा था, तब अचानक मैंने देखा आंगन के ऊपर जाल पर कोई घूम रहा है। मैं जल्दी से उठा और सीढ़ियों से ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं 2 मिनट वहां देखा और इधर उधर देखकर कोई ना मिलने पर वापस नीचे आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। कुछ देर फोन चलाने के बाद मुझे फिर से जाल पर कोई घूमता हुआ दिखाई दिया। मैं फिर जल्दी से उठा और सीढ़ियों से ऊपर गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा कि यह मेरा वहम है। मैं वापस आकर चारपाई पर लेट गया। अब तक 11:45 हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से जाल पर कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने देखा कि कोई वहां घूम रहा है, तो वहां मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने आंगन में लेटी हुई मेरी मम्मी को जगाया और उन्हें जाल पर किसी के घूमने की बात बताई। मम्मी उठी और मेरे साथ सीढ़ियों से ऊपर गई। अब हम दोनों ने इधर उधर सारी जगह देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो मम्मी ने कहा कि तेरा वहम है, और हम वापस आकर अपने अपने चारपाई पर लेट गए। थोड़ी ही देर बाद मैं भी सो गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सुबह हुई एक नया दिन और मैं पिछली रात की घटना भूल चुका था। सब अपने अपने काम में लग गए। सबसे पहले मैं बेटे को स्कूल छोड़कर आया। वापस आने पर मैंने देखा मम्मी और दादी जी अपना अपना काम कर रही थी। मेरी पत्नी घर का सारा सामान सेट कर रही थी। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सामान लगाने में उसकी हेल्प करी। फिर मैं खाना खाकर अपनी हवेली पर चल रहे काम को देखने चला गया। शाम को जब मैं वापस आया तो सब सामान सेट हो चुका था। मैंने अपने पुराने किराएदार को फोन किया और उन्हें यहाँ पर आने के लिए पूछा, तो वह 2 दिन बाद यहाँ आने को तैयार हो गए। मैं बाहर बैठक में बैठ गया और टीवी ऑन कर लिया। काफी थक गया था, तो मैं लेटकर टीवी देख रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाहर से कोई अंदर गया है। मैं जल्दी से उठा और देखने गया तो आंगन में मेरी मम्मी खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, आप अभी बाहर से आए हो? तो उन्होंने कहा, नहीं। तो फिर कोई अभी बाहर से अंदर आया है? मम्मी, नहीं, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। मैं सोचते सोचते वापस बैठक में आ गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम था और फिर से टीवी देखने में व्यस्त हो गया। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। तकरीबन 8 बज चुके थे। हम सब ने खाना खाया, कुछ बातें की और मम्मी और दादी जी बाहर बैठक में सोने के लिए आ गई। मैं भी कुछ देर बैठक में टीवी देखने के लिए आ गया। अब तक 10 बज चले थे। मैं वापस अंदर मास्टर बेडरूम में सोने के लिए चला गया और हम सब सो गए। सुबह उठने पर वाइफ ने कहा, रात को क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे? तो मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? उसने कहा, तो फिर बार बार कूलर के सामने से क्यों घूम रहे थे? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, जब कोई कूलर के सामने से निकलता है तो हवा रुकती है, और आप बार बार कूलर के सामने घूम रहे थे। और जब मैं उठी तो मुझे डराने के लिए रूम के उस कॉर्नर में जाकर बैठ गए। मैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डराने की कोशिश क्यों करूंगा? मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसे टाइम पर यह सब करना बहुत गलत है। लेकिन वह नहीं मान रही थी। उसने जाकर मम्मी को बताया कि रात को ये मुझे डराने के लिए रूम के उस कॉर्नर में बैठे थे। मैं नहीं बैठा। क्या तुमने मुझे देखा था? अंधेरा होने की वजह से क्लियर नहीं दिखा, लेकिन आप बेड पर नहीं थे। मैं बेड पर नहीं था, इसका मतलब मैं उस कॉर्नर में हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वॉशरूम भी तो जा सकता हूँ। यह तुम्हारा वहम है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वह अपनी बात पर अड़ी रही। मैं भी परेशान होकर बिना खाना खाए बेटे को स्कूल छोड़ने चला गया और वहां से सीधा हवेली पर।
मैं हवेली पर बैठा यह सब सोचकर परेशान हो रहा था। 10 दिन पहले मैंने अपने पुराने घर, जो कि एक बड़ी सी हवेली है, उसको तोड़ने का ठेका दे दिया और अपने रहने के लिए एक किराए का मकान देखने लगा। काफी सर्च करने के बाद भी आस पड़ोस में कोई मकान नहीं मिला। तभी किसी ने बताया, मार्केट के पास एक मकान काफी दिनों से खाली है, कोशिश कर लो, आगे मकान मालिक दे तो। मैंने वह जाकर देखा तो मकान के लॉक लगा था। बाहर से काफी आलीशान दिख रहा था, तो मैंने जैसे तैसे मकान मालिक का पता किया और उससे बात करने के लिए उसकी दुकान पर चला गया। जब मैंने उनसे किराया पूछा तो उन्हें कहा 15,000। मैंने सोचा, और आलीशान मकान इतने सस्ते में कोई नहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने उन्हें कहा काफी ज्यादा किराया है, कुछ कम करो। तो उन्हें कहने, अच्छा कितना दे सकते हैं। मैंने जल्दी से 6,000 बोला और वो झट से मान भी गए। मैंने मकान मालिक को कहा, आप सफाई करा दो, मैं कल शिफ्ट करूंगा। घर की चाबी ली और वहां से चल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा और सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा, चलो अच्छा है, मार्केट के पास में ही अच्छा मकान मिल गया, अब सामान उठाकर इधर उधर या कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अब सब ने मिलकर सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे घर में मेरी वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट है, मेरा 4 साल का बेटा, मेरी मम्मी और एक 82 वर्षीय दादी जी है। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद रात तक लगभग सभी सामान पैक हो गया। खाना खाकर सब सो गए। सुबह सबने अपने सभी काम खत्म करके बचा हुआ सामान भी पैक करना शुरू कर दिया। 1:30 बजे मैं छोटे पिकअप गाड़ी को लेने चला गया और काफी राउंड लगाने के बाद सारा सामान किराए के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मम्मी ने कहा, इस गली में तो कोई नहीं रहता। मैंने कहा, गली मार्केट ही तो है। माँ ने कहा, यह 2-3 घर भी बंद है जो खंडहर हो चुके हैं। तुम्हें यही जगह मिली थी। मैंने कहा, आसपास में और कोई जगह मिली ही नहीं, कुछ दिन काम चलाना है, चला लो। यह घर कुछ इस तरह से बना हुआ था, जिसकी एक बैठक बाहर की तरफ से, जो कि उत्तर मुखी थी, के पूरब दक्षिण कॉर्नर पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जो पूरे घर पर झुका हुआ था। घर की एंट्री पूर्व मुखी थी। मेन गेट से एंट्री करने पर 12 से 15 फीट चलना पड़ता। इस रास्ते में एक सीढ़ियां भी थी जो ऊपर जा रही थी। मेन गेट से लगते हुए सीढ़ियों के नीचे एक शौचालय बना था। अंदर पहुंचने पर एक बड़ा सा आंगन था। पूरा आंगन एक बड़े से लोहे के जाल से ढका था। सीढ़ियां आंगन से होती हुई ऊपर जा रही थी। जीने से लगता हुआ किचन था। किचन के दूसरी तरफ एक और वॉशरूम था, यानी कि किचन के दोनों साइड वॉशरूम थे। किचन के सामने आंगन से होते हुए मास्टर बेडरूम था और इधर उधर काफी सारे रूम बने हुए थे। सीढ़ियां से ऊपर जाने पर भी काफी रूम बने हुए थे, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं थी। यह 2 मंजिला बना आलीशान मकान था, जिसमें बस कुछ वास्तु त्रुटियां थी। इसके अलावा सभी कमरे व किचन बहुत अच्छे से पेंट एंड डेकोरेट थे। यह एक फुली फर्निश्ड घर था। अब हम सब घर के अंदर गए तो एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। शायद यह सीलन की वजह और काफी समय से बंद रहने के कारण थी, जिसे हम इग्नोर करते हुए अंदर गए। घर काफी बड़ा और सुंदर था। अब एक एक करके मैंने 4 कमरों के दरवाजे का ताला खोल दिया। हम सब ने सभी कमरों के अंदर जाकर देखा। हर कमरे में कम से कम 20 भगवान की तस्वीरें लगी थी। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन तभी मम्मी ने कहा, इतनी भगवान की तस्वीरें, लगता है काफी पूजा पाठ करने वाले लोग थे। सभी तस्वीरों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे थे, जिसे देखकर मैं थोड़ा नाराज हो गया और मैंने मकान मालिक को फोन किया और उन्हें ठीक से सफाई ना कराने के लिए बोलने लगा। उन्होंने कहा, साहब लेबर है, ऐसा ही काम करती है। कोई नहीं, मैं फिर से करा दूंगा, कल भेजता हूँ। लेकिन बैठक में एक भी जाला नहीं था और बहुत अच्छे से सफाई की गई थी।
वहां पर एक बड़ी ही खूबसूरत हनुमान जी की सीनरी थी। हनुमान जी की उस तस्वीर में कुछ तो था। वह इतनी भव्य और आकर्षित थी जिसे देखते ही मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने काम में लग गया। अब शाम हो चली थी, 7 बज चुके थे। हमने धीरे धीरे करके सारा सामान कमरों में शिफ्ट करना शुरू किया। मम्मी किचन का सामान शिफ्ट कर रही थी। किचन में भी 20 से ज्यादा भगवान की तस्वीरें लगी थी। सामान शिफ्ट करते करते रात हो गई थी। मैं होटल से खाना ले आया था। हमने खाना खाया और सोने चले गए। मेरी वाइफ और बेटा मास्टर बेडरूम में डबल बेड पर सो गए। मम्मी और दादी आंगन में ही कूलर लगाकर चारपाई पर सो गई। मैं मास्टर बेडरूम में चारपाई डालकर, जो कि दरवाजे के बीच में थी, लेट गया। मेरे पैर रूम से बाहर आंगन में थे और मैं मास्टर बेडरूम में। थकान के कारण नींद नहीं आ रही थी तो अपना मोबाइल फोन चलाने लगा। तभी मैंने आंगन के ऊपर लगे जाल पर किसी को घूमते हुए देखा। अब आगे मैं हवेली पर यह सब सोचकर परेशान होता रहा और घर पर तो सभी मुझसे भी ज्यादा परेशान थे। मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा डर गई थी। शाम को मैं वापस आया और घर वालों को परेशान देखकर सभी को समझाया और कहा शायद कोई सपना देखा होगा या फिर वहम हुआ होगा, लेकिन वह फिर भी परेशान थे। तो मैंने कहा हाँ, मैं ही था उस कॉर्नर में, लेकिन डराने के लिए नहीं, अपना फोन रखने गया था। अब मेरे झूठ बोलने से उन लोगों की चिंता कुछ कम हुई। अब रात हो चुकी थी। हम लोग खाना भी खा चुके थे। 11 बजे तक सब सो गए थे। सुबह फिर से मेरी वाइफ ने कहा, आप कूलर के सामने क्यों घूम रहे थे? मैं समझ गया था, इसलिए मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी तो घूम रहा था। दोपहर को मैं अपने एक दोस्त को मिला। उसको इन सब बातों के बारे में बताया कि मेरी वाइफ यह सब बोल रही है। तो उसने कहा प्रेगनेंसी में यह सब होता है। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो उसे भी अजीब अजीब और बुरे सपने आते थे, तो मुझे लगा शायद कुछ केसेस में यह सब कॉमन है। फिर मैंने अपने एक दोस्त जो कि डॉक्टर है उससे इन सब के बारे में डिस्कस किया, तो उसने कहा कभी कभी ऐसा होता है जब स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो या फिर कुछ ज्यादा सोचते रहते हैं। मैंने कहा कुछ सीरियस तो नहीं है? उसने कहा नहीं नहीं, बस थोड़ा आराम करें, रिलैक्स रहे और खुश रहें, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं भी उसकी बातों से कन्विंस था। मैं घर आया और मम्मी को सब बातें बताई। मम्मी ने कहा ठीक है, खुशी खुशी रहो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मम्मी ने कहा हमारे पुराने किराएदार भी आ गए हैं, ऊपर हैं, सामान सेट कर रहे हैं। मैं भी ऊपर गया उनसे मिलने के लिए। कुछ देर उन दोनों भैया पुराने किराएदार से बातें करके मैं नीचे आ गया। हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। मैंने और मेरी वाइफ ने कुछ देर बातें की और मैंने उसे समझाया, रिलैक्स करने की कोशिश की और अब मैं उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद हम सोने चले गए। रात बीती और सुबह हो गई। मेरी वाइफ कुछ परेशान दिख रही थी। मैं जल्दी में था, इसलिए मैं यह सब इग्नोर करते हुए बेटे को स्कूल छोड़ने चला गया और वहीं से हवेली पर। दोपहर को बेटे को स्कूल से लेकर खाना खाने घर पहुंचा। खाना खाते खाते मम्मी से बातें कर रहा था। मम्मी ने बताया रात को मेरी वाइफ को एक सपना आया जिसमें एक 60 से 65 वर्ष की महिला जिसका नाम गुड्डी था, सपने में उसका गला दबा रही थी। मैंने बीच में ही मम्मी की बातों को काटते हुए बोला वह स्ट्रेस में है। आपने उसे समझाया नहीं? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है सारा दिन। मम्मी मेरी बातों को बीच में काटते हुए बोली, इसीलिए उसने तुझे कुछ नहीं बताया, तू जाकर उससे आराम से बात कर। तो मैंने भी हामी भर दी। खाना खाकर मैं उसके पास गया और पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया सपने में कोई उसका गला दबा रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था और यह सब बिल्कुल सच लग रहा था।
सुबह गले पर भारीपन भी महसूस हो रहा था, तो मैंने बीच में उसकी बातें काटते हुए कहा, यह सब वहम है। मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से भी बात की थी, उसने कहा ऐसे सपने आना आम बात है। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम यह सब होता है। इतना स्ट्रेस मत ले, थोड़ा आराम कर और इतना मत सोचा कर, बाकी हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो किसी भी तरह की चिंता मत करो। और मुस्कुराते हुए मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, आज मैं हवेली पर नहीं जा रहा, यही रहूंगा तुम्हारे साथ। कुछ देर बातें करके मैं बैठक में चला गया और टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। कुछ देर बाद अचानक से कोई बाहर से अंदर गया। मैंने इग्नोर किया और सोचा शायद पुराने किराएदार होंगे। तब दोपहर के 3:30 बज चुके थे और अब 4:10 का टाइम हो गया था। और मुझे फिर से एहसास हुआ कोई बाहर से अंदर गया है। मैं जल्दी से उठा और अंदर की तरफ भागा तो देखा सीढ़ियों से भैया ऊपर जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप अभी आए हो? तो उन्होंने कहा, हाँ। और दूसरे भैया? तो उन्होंने कहा, वह रात को 8 बजे आएंगे। मैंने कहा, ठीक है। और मैं सोचने लगा, तो अभी आधे घंटे पहले अंदर कौन गया था? शायद मुझे वहम हुआ होगा। यह सोचते हुए वापस बैठक में आ गया और फिर से न्यूज़ देखने लगा। शाम के 6 बज चुके थे। मम्मी ने मुझे आवाज दी और मैं टीवी बंद करके अंदर चला गया। मम्मी किचन में थी और किचन आंगन में था। मैंने पूछा, हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा, यह सामान आंगन में रखवा दें। मैं और मम्मी दोनों थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर आंगन में ले आए। आंगन में पहले से ही दादी जी एक कुर्सी पर बैठी थी और वह किसी से बात कर रही थी। उनकी बातें सुनकर लगा कि वह एक से ज्यादा लोगों से बातें कर रही है, जो कि सिर्फ दादी जी को ही दिख रही थी। मुझे और मम्मी को वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अब दादी जी ने उनमें से एक औरत से कहा, गुड्डी यहीं बैठी रह, उठ मत। गुड्डी नाम सुनते ही मैं और मम्मी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मम्मी के चेहरे पर थोड़ी सिकन आ गई थी और मैं भी यह नाम सुनते ही आश्चर्यचकित था। अंदर से शायद हम दोनों थोड़ा सा घबरा भी गए थे। मैंने दादी जी को टोकते हुए कहा, आप किससे बातें कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, इन तीनों से। वह आंगन में नीचे फर्श पर मेरे सामने बैठी है। मैंने कहा, वहां कोई नहीं है। दादी जी मुझे इग्नोर करके फिर से उन तीनों से बात करने लगी। मेरी बातों का जवाब ना देने पर मैंने दादी जी को छूकर फिर से कहा, वहां कोई नहीं है। और दादी जी एकदम बहुत गुस्सा हो गई मुझ पर। इतने सालों में यह पहली बार था कि वह मुझ पर गुस्सा हुई हो, और वह भी इतना ज्यादा। मैं और मम्मी चुपचाप वहां से जाने लगे। तभी दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वही खड़ा का खड़ा रह गया, एक कदम भी आगे ना बढ़ा सका। उन्होंने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था जैसे कि 20-25 साल का कोई पहलवान हो, और कहा, यहीं रुक। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। तभी मम्मी गुस्से में चिल्लाते हुए बोल पड़ी, छोड़ो इसका हाथ। और दादी जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। लेकिन अचानक से वह आगे झुक गई। उन्होंने अपनी कमर से ऊपर का हिस्सा अपने पैरों की तरफ झुका लिया। अब उनके हाथ नीचे लटक रहे थे और धीरे धीरे हिल रहे थे। उनके बाल फर्श पर बिखरे थे। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जो मुझे और मम्मी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने दादी जी को कहा, उठो, खड़ी हो जाओ। लेकिन जैसे कि उन्हें मेरी आवाज सुन ही नहीं रही थी। 1-2 मिनट तक उन्हें बोलने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मम्मी ने कहा, चल यहाँ से। और हम दोनों बैठक में आ गए। मैं और मम्मी इसी बारे में बातें कर रहे थे। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मुझे लगा शायद इतने सालों से जिस घर में रह रहे हैं, उसके टूटने पर दादी जी परेशान है, और काफी उम्र भी हो गई है, इसलिए उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मम्मी ने कहा, अभी सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं और यहाँ पर यह सब हो रहा है।
मैंने जैसे तैसे मम्मी को समझाया और दादी जी का उम्र का कारण और पुराने घर से जुड़ाव को इन सब का कारण बताते हुए समझाया। अंततः मम्मी मान गई। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। मैं फिर से किचन की तरफ गया, लेकिन आंगन में दादी जी को उसी पोजीशन में देखकर हैरान था। कोई भी इंसान इतनी देर तक इसी तरह कैसे रह सकता है, और वह तो वैसे भी एक बुजुर्ग महिला है। मैं बैठक में वापस आ गया और मम्मी को कुछ देर टीवी देखने को कहा, जिससे उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी नजर किचन और बैठक के बीच में लगी उस खिड़की पर थी, जिससे मैं आंगन में खड़ी दादी जी को साफ साफ देख रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था और दादी जी ऐसे ही खड़ी थी। अचानक से वह गिर गई धड़ाम। मैं जल्दी से अंदर गया, उन्हें उठाया और वहीं पर बिछी चारपाई पर लिटाया। मम्मी ने दादी जी को पानी पिलाया, लेकिन उनका मुंह और आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उनके चेहरे से पसीना गिर रहा था, उनके शरीर में दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने को कहा और उन्हें चारपाई पर लेटाकर सोने के लिए कहा। इन सब घटनाओं के दौरान मेरी वाइफ और बेटा रूम में सो रहे थे, तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मैंने मम्मी को भी उन्हें यह सब बताने के लिए मना कर दिया था। अब तक शाम हो चुकी थी। दादी जी कुछ देर सोकर उठ गई थी। मैं उन्हें बैठक में लेकर आया। वह काफी थकान महसूस कर रही थी, तो मैंने उन्हें लेटकर आराम करने को कहा। वह लेट गई और मैं अंदर आंगन में आ गया और बैठकर दिन भर के घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। घर में सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे और बैठे बैठे रात हो चुकी थी। खाना तैयार था, हम लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। सुबह हो चुकी थी। आज फिर से मेरी वाइफ के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मुझे महसूस हो गया था कि आज फिर कोई बुरा सपना देखा है। मैं उसके पास गया और कहा, आज भी कोई बुरा सपना देखा है? तो उसने जवाब में कहा, कल वाला सपना दोबारा से आया था। फिर से वो औरत मेरा गला दबा रही थी। मैंने मजाक करते हुए कहा, कितनी बार कोशिश कर ली फिर भी नहीं मार पाई। तुम्हें मारना इतना आसान थोड़ी ना है। उसने कहा, क्या मतलब? मैं इतना सोचती रहेगी तो ऐसे ही सपने आएंगे। यह फालतू की चीजें मत सोचा कर। उसने कहा, ठीक है, और मैं बेटे को स्कूल छोड़ने चला गया। अब 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, कोई नई घटना नहीं हुई। हमें भी इस घर में 1 सप्ताह हो चुका था। आज सोमवार की सुबह आखिरी 2-3 दिनों की तरह ही नॉर्मल थी। मैं बेटे को लेकर स्कूल चला गया और वहां से सीधा हवेली पर। तकरीबन 10 बजे का समय था, तभी मेरे फोन ने रिंग किया। मम्मी का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल पिक किया। उधर से मम्मी की आवाज आई, मम्मी जल्दी से घर आ। मम्मी की आवाज में भारीपन और घबराहट थी। मैं, क्या हुआ? मम्मी, कुछ नहीं, घर आ जा। मैं, कुछ तो बताओ, क्योंकि मम्मी की आवाज में मुझे थोड़ा डर और घबराहट का एहसास हो रहा था और कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी बाइक लेकर 2-3 मिनट में घर पहुंचा, लेकिन इन 2-3 मिनट में मैंने सब कुछ गलत और उल्टा सीधा सोच लिया था। यह 2-3 मिनट का समय मेरे लिए बहुत भारी था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, वहां सब कुछ नॉर्मल था। दादी जी बैठक में लेटी हुई थी, मम्मी और मेरी वाइफ आंगन में खड़े थे। मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन जब मैंने मम्मी का और मेरी वाइफ को देखा तो वह बहुत परेशान दिख रहे थे। क्या हुआ? हड़बड़ाहट में कहा, मम्मी, इसे आज फिर से वही सपना आया था। कोई औरत सपने में इसका गला दबा रही थी। मैंने मम्मी की बातों को बीच में काटते हुए कहा, सपना ही तो था। वैसे भी मम्मी, मैंने बताया था ना, यह सब नॉर्मल है। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से प्रेगनेंसी टाइम में हो जाता है। मेरी बात को काटते हुए मेरी वाइफ ने कहा, अच्छा सपना था, स्ट्रेस और टेंशन में आ जाता है। तो यह गले पर निशान कैसा? लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली मेरी वाइफ के गले पर एक निशान था, जिसमें गले पर एक साइड 4 उंगलियां और दूसरी साइड एक अंगूठा जैसी आकृति छपी थी, जैसा गला दबाने पर छपती है। उसने भी अभी अभी यह निशान देखा था और तुरंत मम्मी को इसके बारे में बताया था।
और मम्मी घबरा गई और तुरंत मुझे कॉल किया। यह सब देखकर मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था। मुझे भी बहुत अजीब महसूस हो रहा था, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी कुछ डर का एहसास था। उधर मेरी वाइफ बहुत घबरा गई थी और मम्मी के चेहरे पर भी परेशानी अलग से ही दिख रही थी। दोनों काफी घबरा चुके थे, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और वह यहाँ नहीं रहने के लिए मुझे बोल रही थी और मम्मी भी उसकी बातों में साथ दे रही थी। लेकिन मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है रात को सोते समय मेरे बेटे का हाथ गले पर आ गया हो, काफी देर हाथ रहने की वजह से भी निशान पड़ सकता है, या फिर नींद में मच्छर के काटने पर खुजाने से भी ऐसा हो सकता है। वह दोनों मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और तुरंत घर बदलने की कहने लगे। मैंने उन्हें आराम से बैठाकर पानी पिलाया और समझाने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से घर के पास यह घर मिला है और इतना सामान लेकर बार बार इधर उधर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर फिर से ऐसा कुछ होगा तो मैं कहीं और घर देखकर शिफ्ट कर लूंगा। आखिरकार कुछ और बातें समझाने पर दोनों मान गए। मुझे थोड़ा सुकून था, लेकिन मन में कुछ संकोच भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उधर बैठक में लगी वह हनुमान जी की तस्वीर मम्मी ने मास्टर बेडरूम में लगा दी और मेरी वाइफ को समझाते हुए कहा, टेंशन ना ले, हनुमान जी सब अच्छा करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे, बेफिक्र रहो। रात भी इसी परेशानी में सोचते सोचते निकल गई। सुबह हुई, सब अपने काम में लग गए। दोपहर को मैं बेटे को स्कूल से लेकर घर आया। रात को नींद न आने की वजह से मुझे लगा कि थोड़ा आराम करना चाहिए और मैं मास्टर बेडरूम में लेट गया। मेरा बेटा बैठक में टीवी पर कार्टून देखने चला गया। दादी जी पहले से बैठक में मौजूद थी और इधर आराम करते करते कुछ पलों के लिए मेरी आंखें लग गई। मम्मी आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी और मेरी वाइफ किचन में थी। तभी बैठक से कुछ आवाज आई। आवाज थोड़ी दबी दबी थी, लेकिन काफी जोर से आई। यह आवाज मेरे बेटे की थी जो जोर से चिल्लाया। वह मेरी मम्मी को दादू कहकर बोलता है। तभी मेरी वाइफ ने किचन और बैठक में लगी उस खिड़की से बैठक में झांक कर देखा और वह भी जोर से चिल्लाई, उसे बचाओ। और मम्मी भी उठकर तेजी से बैठक की ओर बढ़ी। बैठक में पहुंचने पर मम्मी ने जो कुछ भी देखा वह काफी डरा देने वाला था। मेरी दादी जी, जो कि काफी हेल्दी है, वह बेड पर मेरे 4.5 साल के बेटे के ऊपर बैठी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। मम्मी ने भागकर दादी जी को मेरे बेटे के ऊपर से खींचते हुए हटाया और बेटे को गले से लगा लिया। मेरा बेटा रो रहा था। मम्मी ने उसे गले से लगाकर उसकी पीठ मसलते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। और यह कहते हुए उसे अंदर आंगन में ले गई। कुछ देर उसे प्यार करने के बाद मम्मी उसे मास्टर बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया। मेरी वाइफ उसके पास बैठ गई और मम्मी बैठक में जाकर दादी जी से लड़ने लगी। मेरे बेटे के मेरे पास लेटने पर मेरी भी आंखें खुल गई थी और उसे थोड़ा रोते हुए देखकर मैंने पूछा क्या हुआ, और मेरी वाइफ ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं भी मम्मी के पीछे पीछे बैठक में पहुंच गया और मम्मी को दादी जी से लड़ता देखकर उन्हें अंदर ले आया। मम्मी को गुस्सा न करने के लिए समझाते हुए कहा कि आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शांत हो जाओ। और कुछ देर बाद मैं भी हवेली पर चला गया। मेरे चेहरे पर एक सिकन थी और मैं दिमागी तौर से बहुत परेशान था। मेरा सर घूम रहा था और दर्द के मारे मेरे दिमाग की नसें फटे जा रही थी और इस परेशानी में यह सभी घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थी। खास तौर पर दादी जी की यह हरकतें। मैं खुद को समझा रहा था यह सब दादी जी की उम्र के कारण हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के किसी कोने में कुछ डर भी था जिसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे मेरे घर वालों की सेफ्टी की चिंता सता रही थी, इसलिए मैं आज कुछ जल्दी ही घर चला गया। घर जाने पर मैंने देखा दादी जी बैठक में अकेली बैठी है।
इस बैठक में दो बड़ी खिड़कियां लगी, जिसमें से एक दरवाजे के साथ है और दूसरी बड़ी खिड़की पूर्व दिशा में है। वह पीपल का पेड़ जिसके बिल्कुल साथ में है, और इसमें एक छोटी खिड़की भी है जो कि बैठक और किचन को जोड़ती है। मेरे घर पहुंचने पर मैंने बैठक में देखा दादी जी बैठी है। उनका चेहरा पूर्व दिशा में लगी उस खिड़की की तरफ है जहां पीपल का पेड़ है। खिड़की खुली हुई थी और दादी जी उस खिड़की में से किसी से बातें कर रही है। मेरे कुछ अंदर और जाने पर मैंने देखा खिड़की की दूसरी तरफ कोई नहीं है, लेकिन मेरी दादी जी फिर भी उधर किसी से बातें कर रही थी। मुझे उनकी बातें करने की आवाज साफ साफ सुन रही थी, लेकिन वह क्या बोल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे खुसफुसा रही थी। दादी जी के बाल बिखरे हुए थे और उनका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ लग रहा था। वह जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिसकी आवाज मुझे साफ साफ सुन रही थी। तो मैं पीछे से घूमकर उनके सामने की तरफ गया और दादी जी के उस भयानक चेहरे को देखकर मैं डर गया। मैंने देखा दादी जी की आंखें सफेद है और उनकी आंखों की पुतलियां नहीं थी। दादी जी के मुंह से लार टपक रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल लाल दिख रहा था। उस समय मैं काफी घबराया हुआ था। तभी दादी जी ने उस खिड़की से गर्दन घुमाते हुए मेरी तरफ देखा और दादी जी खड़ी हो गई। तभी अचानक खिड़की से एक जोरदार हवा का झोंका दादी जी के चेहरे पर पड़ा और उनके बाल उड़ने लगे। उसी समय वह मेरी तरफ भी देख रही थी। मैं बहुत डर गया था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वही जाम हो गए थे, जैसे कि किसी ने 1000 किलो का भार बांध दिया हो। मैं पैर नहीं उठा पा रहा था। अब दादी जी मेरे थोड़ा करीब आ रही थी। मैं फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं भाग पा रहा था। दादी जी मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। तकरीबन 1 से सवा फीट का अंतर रह गया था। मैं इतना डर गया था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हाथ कांपने लगे थे। तभी मैंने मन ही मन अपने कुलदेवता का नाम लेते हुए अपने दोनों हाथ दादी जी की तरफ बढ़ाए। उन्हें दोनों कंधों से पकड़कर हिलाते हुए जोर से कहा, दादी जी, दादी जी। दादी जी के बाल एकदम से उड़ने बंद हो गए। दादी जी की आंखें बंद हो गई। अब उन्होंने फिर से आंखें खोली। उनकी आंखें अब नॉर्मल थी। मैंने भी पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की तो वह उठने लगे। मैं दादी जी को चारपाई पर धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। मुझे मेरे घर वालों की भी चिंता थी, इसलिए मैंने बैठक के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और साथ में ताला भी लगा दिया। मैंने यह सब बातें घर पर बताने से बेहतर पंडित जी को बताने के बारे में सोचा। मैं घर के ही पास वाले शिव मंदिर, जो कि मार्केट में ही था, उसमें पहुंचा। यह काफी फेमस मंदिर है। इसमें पारे का शिवलिंग था। शाम का समय होने के कारण मंदिर भी खोला था। मैं सीधा पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी भी थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने कहा, हमसे बड़े एक पंडित जी हैं जो इन सब चीजों को बहुत आराम से संभाल सकते हैं। और यह कहते हुए उन्होंने अपने मोबाइल में कुछ नंबर डायल किया और बड़े पंडित जी के फोन मिलाकर उन्हें सब बातें बता दी। बड़े पंडित जी ने भी कुछ ही देर में वहां पहुंचने का आश्वासन दिया और मैं भी वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ 15 मिनट बाद बड़े पंडित जी भी वहां आ गए और मैंने उन्हें दोबारा से शुरू से लेकर आखिर तक सब बातें बता दी और उन्हें यह भी बताया कि अभी उन्हें कमरे में ताला लगाकर बंद करके आया हूं। बड़े पंडित जी ने कहा, ताला लगाकर बंद करना बहुत अच्छा किया, आप सब लोगों की जान को खतरा है। मैंने उनसे इसका उपाय पूछा कि हम सब इन चीजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बड़े पंडित जी ने कहा, यह काम इतना आसान नहीं है। तुम्हारी वाइफ अभी तक इसलिए बची हुई है कि तुम्हारी मम्मी ने हनुमान जी की तस्वीर उस मास्टर बेडरूम में लगा दी, वरना कुछ भी हो सकता था। सबसे पहले तो अपनी वाइफ को लेकर रोजाना मंदिर आना होगा। मंदिर की दिव्य शक्ति से उसकी व उसके पेट में पल रहे बच्चे की शुद्धि हो जाएगी।
दूसरा घर में किसी ना किसी जगह या तो किसी बड़े सामान के पीछे या फिर किसी कॉर्नर में या फिर किसी चौखट में कोई ताबीज रखा होगा। उसे वहां से निकाल दो और यह ताबीज घर की मुख्य चौखट पर लगा दो। और शिवा मेरे किसी को भी उसे छूने नहीं देना। अपनी जेब से ताबीज निकालते हुए मुझे दिया। तीसरा, मैं घर के सभी सदस्यों के रक्षा सूत्र बांधूंगा जिसके लिए आप सभी को यहाँ मंदिर में आना होगा। चौथा, डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे को कहीं भी ले जाओ लेकिन इस घर में नहीं लाना। पांचवा, किसी से भी वहां डरने की जरूरत नहीं है, खास करके अदृश्य शक्तियों से। पूरे परिवार को मिलजुल कर प्रेम से बिना किसी लड़ाई झगड़े के रहना होगा। बाकी सब भगवान भला करेगा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और मैंने पंडित जी को कहा, मैं अभी सबको लेकर आता हूं, आप अभी रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तो उन्होंने हाँ भर दी। मैं तुरंत घर गया और उन सबको बिना कुछ बताए सीधा मंदिर ले गया। वहां पर जाकर पंडित जी ने सबके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। आप पंडित जी ने दादी जी को मंदिर में लाने को कहा और बाकी सभी को घर पर छोड़कर आने को। अब हम सब घर लौट चुके थे। मैंने दादी जी को ताला खोलकर बाहर निकाला और उन्हें धीरे धीरे आराम से व प्यार से मंदिर ले गया। मंदिर में बड़े पंडित जी ने उनके हाथ पर भी रक्षा सूत्र बांध दिया। दादी जी को मंदिर से बाहर निकलते ही बहुत गुस्सा आने लगा और वह मंदिर के दरवाजे पर खड़े बड़े पंडित जी को गुस्से में व चिल्लाकर अनाप शनाप कुछ कुछ कहने लगी। पंडित जी ने मुझे इशारा किया दादी जी को घर ले जाने का और मैं भी इशारा पाते ही दादी जी को थोड़ा सा खींचते हुए घर ले गया और उन्हें फिर से बैठक में ले जाकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। अब मैंने मम्मी को, मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को वह ताबीज ढूंढने को कहा, लेकिन छूने से मना कर दिया। सभी वह ताबीज ढूंढने लगे। कुछ देर बाद मेरी वाइफ ने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट के कोने में एक छिपा हुआ फंसा हुआ ताबीज जैसी कोई आकृति देखी। उसने तुरंत मुझे इसकी जानकारी दी। मैंने बिना छुए एक लोहे के औजार से चौखट में से निकाला और एक अखबार में उसे रखकर बाहर दूर एक नाले में एक आया और पंडित जी का दिया वह ताबीज चौखट में उसी जगह लगा दिया। अब रात हो चुकी थी लेकिन दादी जी अभी भी कुछ गुस्से में थी, तो उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया और हम सभी ने थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गए। लेकिन मैं दिन भर के इस घटनाक्रम को भुला नहीं पा रहा था और यह सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई और मैं भी सो गया था। रात आराम से बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। आज मेरी वाइफ को कोई सपना नहीं आया और मेरी मम्मी जी के चेहरे पर भी सांत्वना था। सब कुछ ठीक लग रहा था। आज सुबह से ही मेरा मन भी शांत था। अब मैं बैठक में दादी जी के पास गया और उन्हें देखा तो वह भी ठीक दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ खाने के लिए लाने को कहा और मैं किचन से चाय और बिस्किट लेकर दादी जी को दे आया। अब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए हवेली पर चला गया। आज मैं दोपहर को खाना खाने नहीं आया कुछ काम के कारण, और बेटे को मेरी मम्मी स्कूल से ले आई थी। मैं तकरीबन 4:30 घर पहुंचा। मेरी सबसे बात हुई और सबने सब कुछ नॉर्मल बताया, तो मैं अपना खाना लेकर बैठक में दादी जी के पास चला गया। मैंने टीवी ऑन कर लिया था और कुछ न्यूज़ चैनल देखने लगा। दादी जी पास में ही सोई हुई थी। खाना खाते और न्यूज़ देखते हुए मुझे कोई परछाई बाहर से अंदर जाती हुई दिखाई दी। मैं खाना छोड़कर अंदर की तरफ भागा तो देखा वहां कोई नहीं है और मैं चुपचाप वापस आ गया। खाना खाते खाते पंडित जी की बातें सोच रहा था। उन्होंने कहा था इन सब से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आराम से खाना खाया और फिर टीवी बंद करके अंदर मम्मी और वाइफ के पास बैठकर हंसी खुशी बातें करने लगा। बातें करते करते 6 बज चुके थे। मैं मम्मी, मेरी वाइफ और बेटे को लेकर मंदिर चला गया।
दादी जी अभी तक भी सोई हुई थी। मंदिर में कुछ भजन कीर्तन चल रहे हैं। कुछ देर बाद पूजा करके हम वहां से घर वापस आ गए। दादी जी अब उठ चुकी थी और मैंने देखा वह बैठक में लगी उस खिड़की में किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने कुछ देर दादी जी को देखा, लगातार बात कर रही थी, लेकिन वो ठीक दिख रही थी। मैंने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और अंदर चला गया। अब तक रात हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया, कुछ देर बैठकर बातें की और फिर सोने चले गए। रात आराम से निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह हुई और अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ दिन बीत चुके थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बस दादी जी खिड़की से दिन रात बातें करती रहती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता था। और मैं भी जब बैठक में होता था तो लगातार किसी ना किसी साय को बाहर से अंदर जाते हुए देखता रहता था। काफी बार पीछा करने पर देखा तो वहां कोई नहीं पता था, और अब यह रोजाना होने लगा था। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन अब हम सब बिना डरे आराम से रह रहे थे और इसी पर कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा था। तो मैंने भी उस परछाई के बार बार जाने को इग्नोर करने लगा, और अब यह आम घटना हो चुकी थी और हमें, खासकर मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब अच्छे से चल रहा था। अगस्त का महीना आया और मेरा जन्मदिन भी। उस दिन घर वालों के कहने पर हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। केक भी काटा गया और सब लोग मस्ती करने लगे। मेरे कुछ दोस्त की वहां आए थे। 11 बज चुके थे और आप सब लोग वापस जाने लगे थे। मैंने भी बचा हुआ केक उठाकर फ्रीज में रख दिया था। हम लोग भी 12 बजे तक फ्री होकर खाना खाकर सोने चले गए। सुबह हो गई तो मम्मी ने मुझे जगाया। उस टाइम तक मैं सोया हुआ था। मम्मी थोड़ा परेशान थी तो उन्होंने जल्दी से मुझे उठाते हुए कहा, देख यह क्या हुआ है। मैं भी जल्दी से उठकर देखने के लिए बाहर आया। मैंने देखा बचा हुआ केक आंगन में पड़ा है, बिखरा हुआ, और वहां पर 2 से 3 चूहे की मरे पड़े थे। और मम्मी भी बड़ी परेशान होकर कुछ कुछ बोल रही थी। मैंने मम्मी को शांत किया और कहा, 2 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। तब मैंने बड़े पंडित जी को फोन लगाया और उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा, सभी ने रक्षा सूत्र बांधा हुआ है ना। मैंने जल्दी से मम्मी की तरफ देखा, वाइफ की तरफ देखा, बेटे की तरफ देखा और फिर अपना हाथ देखा। सभी के हाथ में रक्षा सूत्र था, लेकिन दादी वहां नहीं थी, शायद बैठक में सोई हुई थी। तो मैंने भी जल्दी जल्दी में पंडित जी को कह दिया, हाँ पंडित जी, सभी ने पहना हुआ है। पंडित जी ने कहा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रक्षा सूत्र बांधा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, पंडित जी, हम सभी ने पहना हुआ है, लेकिन दादी जी अभी यहाँ नहीं है तो उनके बारे में नहीं जानता। पंडित जी ने कहा, चेक करो और शाम को पास वाले मंदिर में आकर मिलो। मैंने भी हाँ बोलते हुए फोन रख दिया। मम्मी की परेशानी को देखकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए बातें बदल दी और कहा, पंडित जी कह रहे थे कुछ नहीं है, यह सब चूहे घसीट लाए होंगे और यह उन्हीं का किया धरा है। फिर मम्मी ने कहा, तो यह मर कैसे गए। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, मम्मी पास में मार्केट है, किसी दुकान वाले ने रेट कील डाला होगा और उसे खाकर यहाँ आ गए होंगे, जिसकी वजह से मर गए। इतना मत सोचो, सब ठीक है। मेरी मम्मी इन सब चीजों से नहीं डरती, वह बहुत स्ट्रांग है। बस उन्हें हम लोगों की चिंता रहती है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए हम लोगों के साथ, इसी डर से वह बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं बाहर गया बैठक की तरफ तो देखा दादी जी अभी भी उस खिड़की में ऐसे किसी से बातें कर रही है। मैंने आगे बढ़कर दादी जी के हाथों की तरफ देखा, उनके हाथ में रक्षा सूत्र नहीं था। और फिर जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो केक का कुछ हिस्सा और छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरे पर लगे थे, जैसे कि उन्होंने बिना हाथ लगाए सीधा मुंह से खाया हो।
अभी भी वे लगातार बातें कर रही थी। मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर वापस आंगन में आ गया और अब सब लोग अपने अपने काम में लगे थे और मैं भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़कर हवेली के लिए निकल गया। मैं बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहा था और बहरहाल शाम हुई और मैं हवेली से सीधा मंदिर चला गया। अभी तक बड़े पंडित जी वहां नहीं आए थे और मैंने कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें फोन किया तो पंडित जी ने कहा बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं और कुछ देर बाद पंडित जी आ गए। बड़े पंडित जी और मेरे बीच कुछ देर बातें हुई और फिर मैंने पंडित जी को दोबारा से दादी जी को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। पंडित जी ने मना कर दिया और कहा दोबारा बांधना संभव नहीं है, इसका कुछ और उपाय देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप ही के भरोसे हैं, मदद करना। पंडित जी ने कहा आज रात को मेरी ट्रेन है, मैं बालाजी के दर्शन के लिए जा रहा हूं और वहां से सीधा गुजरात जाना है हमारे रिश्तेदार के घर। एक सप्ताह बाद वापस लौटकर कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो मैंने झट से पंडित जी को ठोकते हुए कहा अगर इसी बीच कुछ अनहोनी हो गई तो। पंडित जी ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कुछ नहीं होगा, बस अपने अपने रक्षा सूत्र पहने रखना और रोजाना मंदिर में आते रहना, बाकी सब बजरंगबली संभाल लेंगे। मैंने भी दुखी मन से सर हाँ में हिला दिया और वापस घर की तरफ चल दिया। अब रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। मम्मी और दादी जी बैठक में और मैं, मेरी वाइफ और बेटा मास्टर बेडरूम में। सुबह हुई और सब कुछ नॉर्मल था। मैं बेटे को स्कूल छोड़कर हवेली पर जाने लगा। सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। मैं और मेरा बेटा स्कूल के लिए चले गए। उसे छोड़कर मैं हवेली पर पहुंच गया। दोपहर को 1 बजे थे और मैं खाना खाने के लिए घर वापस आया। खाना खाते समय मेरी वाइफ मुझसे बातें करने लगी। वह थोड़ा परेशान दिख रही थी तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं। मेरे काफी दबाव देने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वह काफी परेशान दिख रही थी और उसे देखकर मैं भी काफी परेशान हो गया था। आखिर में मैंने उसे कसम दी और पूछा अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो किसके साथ क्या हुआ बता भी दे, अब कसम दी है ना। उसने कहा मम्मी ने आपको बताने से मना किया है। अरे यार मम्मी को कुछ नहीं बोलूंगा, बता भी दे अब। उसने कहा रात को मम्मी और दादी जी जब सो रहे थे तो 1 बजे मम्मी को कुछ रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी औरत की रोने की थी। तो क्या हुआ, कोई औरत मार्केट से रोते हुए जा रही होगी। उसने कहा आवाज लगातार काफी देर तक आती रही। कोई औरत सुबह सुबह कर रो रही थी और मम्मी को ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मम्मी के पास बैठकर रो रही हो। फिर उसने कहा मम्मी ने पलटकर इधर देखा तो कोई नहीं था और वह आवाज बंद हो गई। मम्मी ने फिर से करवट लेकर दूसरी साइड घूम गई और रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई। ऐसा काफी देर तक चलता रहा। मम्मी के घूमने पर आवाज बंद हो जाती और करवट लेते ही फिर से शुरू हो जाती। मम्मी को लगा शायद दादी जी ऐसा कर रही हैं, तो मम्मी ने लाइट चलाई, लेकिन दादी जी गहरी नींद में थी तो मम्मी लाइट बंद करके वापस लेट गई। अब मम्मी ने आवाज की तरफ करवट लेकर लेटी थी। अचानक से मम्मी के पीछे से फिर से रोने की आवाज आने लगी। तो मम्मी ने पीछे की तरफ करवट ले ली और वह आवाज बंद हो गई। अचानक दोबारा से रोने की आवाज शुरू हो गई। इस बार फिर से यह मम्मी के पीछे से आ रही थी। मैंने कहा शायद डर गई होंगी, लेकिन मम्मी ने कहा वो नहीं डरी। फिर मम्मी ने उठकर लाइट चलाकर छोड़ दी और अपनी चारपाई पर बैठ गई। कुछ देर तक बैठने पर कोई आवाज नहीं आई तो मम्मी फिर से लेट गई और जैसे ही आंखें बंद करें फिर से रोने की आवाज शुरू हो गई और इस बार तो लाइट भी ऑन थी। मम्मी ने जल्दी से आंखें खोली और तेजी से मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मम्मी फिर से उठकर बैठ गई।
कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर मम्मी ने बैठक का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही